हम लोग स्टार्ट करने वाले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, मतलब 4 मार्क्स का वेटेज इसका है, 4 to 5 मार्क्स का। और अच्छी बात यह है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस, और सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। और इस चैप्टर से चांसेस होता है कि केस स्टडी का एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है इस वजह से। तो इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इस पे साइन और कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू तो मस्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 10 की वैल्यू पे आएंगे, तो ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। 0, 1/√3, 1, √3 और इंफिनिटी। इनफैक्ट ये 3 वैल्यू ही बस यूज होती है ज्यादातर, ठीक है। फिर उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, और साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस किसका होता है, B/H, और टेन क्या होता है, P/V, ठीक है। ये पुरानी चीज है। अब नई चीज क्या है यहां पर, बस ये देखना है कि अगर मान लो मैं एक बिल्डिंग पे हाइट पे खड़ा हूं और मैं नीचे की तरफ किसी चीज को देख रहा हूं इस तरह से, ठीक है, तो मेरी आईज का जो लाइन ऑफ साइट बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते समय, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप ऊपर से नीचे किसी चीज को देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर ये चीज। फिर अगर आप नीचे से ऊपर अगर किसी चीज को देख रहे हो तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बस ये दो चीज ध्यान में रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। अब एक और कंसेप्ट यहां कॉमनली यूज होता है, ये वाला एंगल। अगर मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल, और ये दोनों कैसे एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर सबको ये। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के। हाँ कुछ पूछना है। यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यही हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ में। ये ग्राउंड है और ये मान लो कोई भी एक बिल्डिंग है। अगर ग्राउंड से इस बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ओके, मतलब कि जैसे अगर मान लो हम किसी एक पॉइंट से किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से ग्राउंड लेवल को हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर इस तरह से खड़ा हूं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां पर इस तरह से खड़ा हूं, ये मेरी आईज है और ये बिल्डिंग है, और अब मैं बिल्डिंग के टॉप को देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन में जब करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसका डिस्कस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार जल्दी से पढ़ लो सारे बच्चे, फिर मैं पूछता हूं किसको क्या समझ में आया। पढ़ लिया सबने। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को। एक रोप है, उसकी लेंथ गिवन है जिसपे वो आर्टिस्ट वॉक करने वाला है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground। वो किस पे टाइड है, एक वर्टिकल पोल के टॉप से टाइटली टाइड अप है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको उस पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो यहां पर फिगर भी गिवन है। पोल कौन सा है यहां पर, ऑब्वियसली ए बी पोल है, और ये बीसी क्या है, वो ग्राउंड लेवल है। और यहां पर पॉइंट सी जो है, यहां पर पॉइंट सी उस रोप का एक एंड है और दूसरा एंड कहां पर कनेक्टेड है, टॉप ऑफ द पोल पे, मतलब कि ए पे। क्लियर हुआ। तो ये हो गया एसी आपका रोप हो गया जिसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है। ये जो रोप ग्राउंड के साथ एंगल बना रही 30 डिग्री, वो भी गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में आपको, ए बी फाइंड आउट करना है, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया। तो इसमें देखो कि आपको क्या गिवन है, कौन सा साइड गिवन है, हाइपोटेनियस, और क्या गिवन है, एंगल गिवन है थीटा, और क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H।
तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो थीटा की जगह पे रख दो 30। पी परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, ए बी है तो इसको लिख देते हैं हम ए बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। समझ में आया सबको ये। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां पर रख दो 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20। क्लियर सबको यहां तक। अब ये 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू ए बी। क्लियर, ये 2 और 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी 10 मीटर्स। ये हो जाएगा हाइट ऑफ द पोल। जल्दी से कंप्लीट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर देना इमीडिएटली हो गया तो। इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। हटा दूं, हो गया तो। इधर आके बैठ तो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो गया, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसी भी क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा फिगर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, फटाफट। पढ़ लिया सबने? ओके सो चलो माधवी एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को। एक पेड़ है जो जाता है और उसके कारण जो जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड को टच करता है। उसमें हमको बेस गिवन है 8 मीटर और हमको हाइट है। करेक्ट। सो मान लो यहां पर एक ट्री है और ये है ग्राउंड लेवल। क्लियर हुआ? अब ट्री ना सपोज इस पॉइंट से टूट जा रहा है, तो यहां से ट्री टूट गया, तो टूटेगा तो क्या होगा, जो ब्रोकन पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा इस तरह से और ग्राउंड को टच करेगा। समझ में आया ये चीज? तो मान लेते हैं ये वो वाला पार्ट है ए बी जो बिना टूटा हुआ पार्ट है, पॉइंट बी से टूटने के बाद पॉइंट सी जो उसका टॉप है वो ग्राउंड को इस तरह से टच कर रहा है। ये आपको पूरे क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जो 30 डिग्री है ये क्या बता रहा है, जो इस ट्री का टॉप है जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो वो कितना एंगल बना रहा है, मतलब कि एंगल सी, और वो कितना है 30 डिग्री। क्लियर? अब ये जो 8 मीटर दिया हुआ है वो क्या है, बेस, जो फुट ऑफ द ट्री है और उसका जो टॉप जहां पर टच कर रहा है ग्राउंड को उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन में सभी को? और क्या फाइंड आउट करना है वो पढ़ो, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या निकालना है इस ट्राइंगल के हिसाब से, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है, क्या निकालना है, बी ए बी दोनों तो एक ही होगा ना। हाँ क्या निकालना है बताओ? नहीं यार गलत। हाँ ए बी और बी सी दोनों, क्योंकि ये ट्री का अनब्रोकन पार्ट है और ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है। अगर ट्री की एक्चुअल हाइट निकालनी है तो हमको इन दोनों को निकाल के दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? तो सबसे पहले चलो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं इसका परपेंडिकुलर। तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या आएगा ए बी अपॉन बेस की जगह पे क्या आ जाएगा ए सी, या 8 मीटर लिख देते हैं डायरेक्टली। क्लियर यहां तक सभी को? अब tan 30 की वैल्यू, हाँ बताइए युगांश। 1/√3
याद करके रखो जल्दी से, ए बी अपॉन ये हो गया 8। क्लियर सबको यहां तक? अब इस 8 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी। समझ में आया सबको यहां तक? लेकिन बेटर होगा अगर हम इन वैल्यूज को रैशनलाइज करके लिखें, तो इसके लिए हमको इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 से, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। समझ में आ गया? तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 8 रूट 3, और डिनोमिनेटर रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 3। तो ए बी की लेंथ यहां पर आ गई 8 रूट 3 अपॉन 3। किसी को यहां तक कोई डाउट तो बता दो। क्लियर? ए बी निकलने के बाद हमको और एक चीज निकालनी पड़ेगी, और वो क्या है, बीसी, हाइपोटेनियस। क्लियर? तो अब क्या करें, हाइपोटेनियस कैसे निकालें? दो तरीके हैं। पहला तरीका पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस दोनों पता चल गया। दूसरा तरीका, हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना ज्यादा इजी होगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में इसका स्क्वायरिंग वगैरह में गलती कर सकते हो, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर यूज करना है, बेस पता है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो बताओ कौन सा रेशियो, कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30। बेस कितना आ गया यहां पर, 8, और हाइपोटेनियस यहां पर क्या हो गया, बीसी। क्लियर सबको यहां तक? हाँ, कॉस 30 की वैल्यू जल्दी योगांश बता, रूट 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन बीसी। क्या ये समझ में आया सभी को? अब क्या करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 अपॉन रूट 3। फिर से इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, तो क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, रूट 3, इधर पे भी आ जाएगा रूट 3। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ए बी और बीसी दोनों को ऐड करना पड़ेगा हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए। तो नेक्स्ट लिखोगे, हाइट ऑफ द ट्री h इज इक्वल टू ए बी प्लस बीसी, और ए बी की जगह पे आ गया 8 रूट 3 अपॉन 3, और बीसी की जगह पे आ गया 16 रूट 3 अपॉन 3। समझ में आ रहा है ना सबको? क्या होगा, दोनों का एडिशन, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3। 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3 कितना होता है, 24 रूट 3। क्लियर सबको यहां तक? फिर उसके बाद ये 3 1 जा 3 8 जा, सो आंसर कितना आ जाएगा, 8 रूट 3 मीटर्स। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, हाइट ऑफ द ट्री। अगर आपको बुक में रूट 3 की वैल्यू गिवन है तो पुट करके डेसिमल वैल्यू तक लाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं गिवन है तो छोड़ सकते हैं। कुछ डाउट? क्या हुआ अभिनव? हटा दो, हो गया तो सभी का? क्या हो गया, कहां पर छोड़ा आंसर, कहां? अच्छा, इसमें बुक में आंसर में उसने डेसिमल में निकाला है या यहीं पर छोड़ा है, ऐसे ही छोड़ा है? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना? हाँ, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा अगर नोट नहीं किया। समझ तो गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको जल्दी से पढ़ो एक बार। मानस, इसको पढ़ने पे ध्यान दे, जो बच गया उसके लिए जगह छोड़। पहले क्वेश्चन समझ। पढ़ लिया सबने? सो क्या लिखा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स
for children to play in a park. For children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. तो पहले हम इस डेटा से वो स्लाइड का फिगर एक बना लेते हैं. तो पहली जो वो स्लाइड बना रही है उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर. ठीक है. और स्लाइड कैसे बनती है पता ही है आप लोगों को, इस तरह से बनती है स्लाइड. ओके. और ये स्लाइड जो है ये किस डिग्री पे इंक्लाइंड है वो भी गिवन है 30 डिग्री, और स्लाइड का हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर. क्लियर हुआ है यहां तक सभी को? आगे लिखा है whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree on the ground. तो एक और स्लाइड बना रही है और उसका हाइट कितना है? 3 मीटर, और वो किस डिग्री पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पे. तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री एंड ये हाइट हो गया 3 मीटर. यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके. अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है पढ़ के बताओ. What should be the length of the slide in each case? Hypotenuse. So दोनों केसेस में आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा? P अपॉन H. मतलब क्या यूज होगा? साइन थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H होता है. फर्स्ट केस में साइन क्या लेंगे यहां पर? 30 डिग्री. परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहां पर? 1.5. और हाइपोटेनियस को H ही कंसीडर कर लेते हैं अभी फिलहाल. मैंने मार्किंग नहीं की है ट्राइंगल की. साइन 30 की वैल्यू नहीं, हाँ ठीक है चलो, 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय H. सबको समझ में आ गया यहां तक? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, H इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो H इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा? H. राइट साइड में 1.5 का डबल कितना होता है? 3. तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 3. समझ में आया ना? ठीक है. तो इस वाले स्लाइड की लेंथ हो जाएगी 3 मीटर, और दूसरे वाले स्लाइड की लेंथ निकालने के लिए सेम प्रोसेस. साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H. अब यहां पर थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, हाइपोटेनियस की जगह पे लिख दो H. ठीक है. साइन 60 की वैल्यू, साइन, हाँ साइन 60 की वैल्यू बता. √3/2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन H. समझ में आया? अब ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इधर आ गई, तो ये कितना हो गया? √3H इज इक्वल्स टू 3 2 कितना हो गया? 6. तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 अपॉन √3. क्लियर? अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं. तो रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या यूज होगा बताओ? √3 ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 6√3 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 3. 3 1 3 2. सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2√3. तो दूसरे वाले स्लाइड की हाइट हो जाएगी 2√3, और ये पहले सॉरी लेंथ. हो गया सभी का? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं. जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो. ये तो 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है. अभी वो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे. जिनका हो गया वो क्वेश्चन पढ़ लो ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है. क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ना. आदित्य क्वेश्चन पढ़ना. The angle of the elevation of the top of the tower from a point
point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degrees. Find Okay. the height of the tower. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको एक बार समझा रहा हूं। सबसे पहले एक टावर गिवन है और ये एक ग्राउंड है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मान लेते हैं पॉइंट है ग्राउंड का ये वाला, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए, और ये टावर का टॉप को हम कंसीडर कर लेते हैं बी। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब ये भी लिखा हुआ है 30 मीटर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, पॉइंट के बारे में। ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर, मतलब कि ये वाला पॉइंट सी से कितना डिस्टेंस पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये वाला डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 30 मीटर। समझ में आया क्या सभी को यहां तक? तो आपको बेस गिवन है और एंगल गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर। हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा सॉल्व। ओके, यस, सो यहां पर tan थीटा लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा BC और बेस की जगह पे आ जाएगा 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आ जाएगा, सो हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल्स टू BC। फिर रैशनलाइज कर दो। ओके, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये लेंथ मिल जाएगी। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बनाना चालू कर दो जल्दी से। सो यू विल गेट BC इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स। दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। सॉल्व करो जल्दी नेक्स्ट। अरे कुछ स्मेल कर रहा है क्या, जल रहा है क्या? मुझे ऐसी क्यों स्मेल आ रही है? ऐसा वायर जलने की स्मेल नहीं आ रही क्या? इस तरफ आ रही है क्या, नहीं आ रही? क्या पता, या मेरी क्लास में आ रहा होगा शायद, पता नहीं। हाँ वो चारों, वो 3 बच्चों के लिए, एक आपके लिए। हाँ ठीक, आगे आंसर। तो ये हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन नंबर 5? ओके गुड, ठीक है आगे कंटिन्यू। ओके 3 ने हो गया है, बाकी लोग इधर पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं क्या है। निखिल क्वेश्चन पढ़, यहाँ सामने देख के पढ़। Kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. Inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is no flags in the string. ओके, सो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक काइट है जो किस हाइट पे फ्लाई कर रही है, 60 मीटर। तो सपोज ये हो गया ग्राउंड लेवल, और यहां पर एक काइट है, और इस काइट की जो हाइट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 60 मीटर। क्लियर? आगे लिखा, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इस काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है उसको एक ग्राउंड लेवल से टाई अप कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। समझ में आया ये? The inclination of the string with the ground is 60 degree। मतलब कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल गिवन है। कितना गिवन है, 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में बनने वाला एंगल। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको क्या फाइंड आउट करना है बताओ। मान लो ये हो गया A,
ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्या फाइंड आउट करना है? AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या लिखा है? अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक मतलब क्या? स्ट्रिंग टाइटली स्ट्रेच है, मतलब वो लूज नहीं है, इस तरह से लूज नहीं है, ये बताना चाह रहा है। क्लियर? सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे? हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना, परपेंडिकुलर गिवन है मतलब साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के प्लेस पे कितना आ जाएगा 60 और हाइपोटेनियस के प्लेस पे आ गया AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहां पर आ जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC यहां पर आ जाएगा और ये 2 इधर, तो इधर पे आ जाएगा √3 AC, राइट साइड में 120, करेक्ट। सो AC इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? √3। सो न्यूमरेटर विल बी 120 √3 और डिनोमिनेटर √3 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 3। तुम लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? हाँ, 3 1 जा 3 4 जा मतलब कितना हो जाएगा? 40। सो आंसर आ जाएगा 40 √3। एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया अभी तक? सबका हो गया यहां तक? कुछ डाउट तो बता दो इस क्वेश्चन में। हटा दो फिर इसको मैं। कंप्लीट करो, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6 बना क्या? 6 किसी का बना? क्वेश्चन नंबर 6 रीड करके रख लो, चलो समझाना एक्सप्लेन करना बस क्वेश्चन। हटा दो इसको मानस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना इधर, एक्सप्लेन करूं मैं, समझो इधर। A 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building। सिर्फ पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और फिगर बनाते हैं। तो यहां पर दो चीजें गिवन है, एक है बिल्डिंग, सपोज ये हो गया बिल्डिंग, और ये है एक बॉय। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में दो चीजों की हाइट दी हुई, एक तो उस बॉय की हाइट दी हुई, वो कितनी है? 1.5 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट भी गिवन है क्या? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग की हाइट हो गई 30 मीटर। यहां तक समझ में आया सभी को? आगे क्या लिखा? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ध्यान से सुनना, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। इसका मतलब क्या समझे? जैसे अगर बिल्डिंग दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसको और ऊपर देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? पहले जब वो यहां पर खड़ा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके रेस्पेक्ट में बनता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा था? 30 डिग्री। समझ में आया आरुष? समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन हमने कैसे निकाला यहां पर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब वो कुछ डिस्टेंस वॉक करके यहां तक पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। क्लियर हुआ सबको यहां तक? ओके, अब लास्ट लाइन में क्या पूछ रहा है, पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक किया, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अभी तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें बहुत इजी था। क्या इजी था? आपको एक ही ट्रायंगल मिल रहा था, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा था। लेकिन अब यहां पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहां पर हाईलाइट करता हूं। सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? देखो ये वाला दिख रहा है। और दूसरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ये दिख गया सबको? ओके,
और हमको जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो ये वाला डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूं कितना है x, और ये वाला डिस्टेंस भी नहीं पता तो इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं y। यहां तक समझ में आया? ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, जैसे कि ये वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट A, ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट B, ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट C, और ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट D। यहां तक क्लियर? A, B, C और ये हो गया D। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये बताओ कि CD की लेंथ कितनी होगी? CD की लेंथ कितनी होगी? तो देखो ये बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है? 30 मीटर। ये बॉय की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। इसका मतलब ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। तो ये वाली हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 30 में से क्या माइनस कर दोगे? 1.5। तो कितना बचेगा? 28.5। तो ये वाली हाइट हो जाएगी 28.5। क्या ये सबको समझ में आया? ये पूरा फिगर में ऐसा मार्किंग कर दो जैसा भी यहां किया हुआ है। कर लिया सबने मार्किंग? 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस 1.5 और ये हो गया 28.5। ओके, आरुष वो कैसे निकला 28.5? ओके ठीक है। हाँ, अब क्या फाइंड आउट करना है? इस पूरे फिगर को देख के बताओ क्या फाइंड आउट करना है हमको इसमें? हाँ, और वो उसको जितना चला उसको किससे डिनोट किया हमने? x से। तो हमको क्या निकालना है इसमें? x निकालना है। इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल 2। छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का नाम बताओ। ट्राइंगल DBC, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें इस छोटे वाले ट्राइंगल में आपको क्या पता है? उसका परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है, वो कितना है? 28.5। और उसका बेस आपने क्या लेके रखा है? y। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किससे मिलता है? P/B किससे पता चलता है? tan से। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया सभी को? हाँ, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? निखिल बता, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 60। तो यहां पर क्या आ जाएगा? tan 60। परपेंडिकुलर P की जगह पे क्या आ जाएगा? 28.5। और बेस कितना हो जाएगा यहां पर? y। समझ में आया सभी को? हाँ, बता tan 60 की वैल्यू जल्दी से, युगांश, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया? y। क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये y इधर गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? √3y इज इक्वल्स टू 28.5। ओके, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, रैशनलाइज करें कि नहीं करें पता नहीं, अभी एक दो लाइन छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो ऐसे यूज भी हो सकता है। ठीक है, ओके, सो यहां तक क्लियर? ये हमने अभी जो y की वैल्यू निकाली कौन से ट्रायंगल को लेके निकाली थी? DBC, छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल ADC, बड़ा वाला ट्रायंगल ADC दिख रहा है। अब बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है? सेम है, इसका परपेंडिकुलर भी कितना है? 28.5। इसका बेस कितना है? इसका बेस कितना होगा? x + y। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से युगांश। क्लियर ना यहां तक? बेस और परपेंडिकुलर। हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज होगा? फिर से tan ही यूज होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए। सो tan थीटा इज इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा की वैल्यू बोलो जल्दी। 30। तो tan 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू 28.5 और बेस x + y, ये हो गया x + y। सबको समझ में आ गया यहां तक? ओके, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय x + y। यहां तक क्लियर ना? अब क्या करेंगे?
x प्लस वाई को इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा x प्लस वाई। आदित्य क्या हंस रहा है, तू बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इधर पे क्या हो जाएगा 28.5 और ये कितना हो जाएगा √3। ओके, यहां तक क्लियर? अब y की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो y की वैल्यू रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि √3 के टर्म्स में आएगा ना न्यूमरेटर में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रैशनलाइज कर देते हैं यहां पर, तो y इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, किससे मल्टीप्लाई होगा √3 और √3, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ये 3, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 28.5 √3। क्लियर सबको यहां तक? हाँ, अब 3 से कटेगा क्या ये 28.5 कटेगा, कितने बार में कटेगा, काटेगा वो 3 1 जा 3, 28 है ना, तो 3 9 जा कितना होता है 27, तो 9, ठीक है। फिर लग जाएगा पॉइंट, ए 1 बच गया, 1 और 5 मतलब कितना हो गया 15, तो 3 5 जा कितना होता है 15, तो कितने बार में जाएगा 9.5 √3। समझ में आया? तो y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहां पर 9.5 √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब ये जो वैल्यू है 9.5 √3 इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, सो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। दोनों के सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप सिंपली इसमें से इसको माइनस कर दो। यस, सो 28.5 में से 9.5 को माइनस करोगे तो ये 5 - 5 क्या हो गया 0, 18 - 9 मतलब क्या हो गया 9, यहां पर बचा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 19 √3, 0.5 नहीं आएगा, सिर्फ 19 √3 आएगा। किसी को कोई डाउट? क्लियर ना? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। तो अब से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस में फिगर इतना इजी नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, सबका ध्यान सामने, इधर पे ध्यान दो। कुछ बचा हुआ है? हाँ, भेज दूंगा मैं लास्ट में। ओके, बस ये आग मत लग जाए, इसमें स्मेल आ रहा है जलने का, पता नहीं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़ना। नहीं दिख रहा है? From a point on the ground, the angle of elevation of top and bottom of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, समझ में आया? इसमें एक टावर भी है, इसमें एक बिल्डिंग भी है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इसका मतलब क्या, बिल्डिंग है और उसके ऊपर में क्या है, टावर है। ये बोला है ना इसमें, क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ट्रांसमिशन टावर कहां पर फिक्स है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग में फिक्स है। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये बना देना ग्राउंड, फिर उस ग्राउंड में बना देना एक बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के ऊपर में बना देना एक टावर। तो सपोज ये हो गया टावर। ओके, तो टावर का टॉप, टावर के टॉप को मैं कंसीडर करता हूं ए, ये वाला उसका बॉटम को कंसीडर करता हूं बी, ये बिल्डिंग का फुट उसको कंसीडर करता हूं सी, और ये वाला पॉइंट हो गया जो एक्सटर्नल पॉइंट है डी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कहां से बोल रहा है वो, डी से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। तो ये 20 मीटर क्या है बताओ, 20 मीटर क्या है, बिल्डिंग की हाइट, मतलब यहां पर क्या हो गया, ये BC, ये वाला डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। समझ में आया सबको यहां तक? ठीक है, और इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप का और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, कितना कितना दिया है, 45 एंड 60। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, और ये बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
सबको यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अभी क्या फाइंड आउट करना है ये बता दो। हाइट ऑफ द टावर मतलब ए बी फाइंड आउट करना है, तो हम ए बी को अज्यूम कर लेते हैं एक्स, ए बी को अज्यूम कर लेते हैं एक्स। समझ में आई ये चीज? ओके, अब ये बताओ कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें? दो। पहला छोटा वाला ट्रायंगल का नाम बता दो, बीसीडी। उसका बेस क्या है? डीसी। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम बताओ, एसीडी। उसका बेस क्या है? वो भी सेम है। तो बेस हमको पता नहीं है, लेकिन बेस यूज होगा क्योंकि दोनों में कॉमन बेस है। तो हम बेस को अज्यूम कर लेते हैं, ये जो बेस है ये कितना हो गया? y। समझ में आया यहां तक सभी को? अब सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। हमेशा छोटे ट्रायंगल को पहले लेना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे। तो बताओ छोटे वाले ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल बीडीसी। तो इन ट्रायंगल बीडीसी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा? क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, मतलब क्या लेंगे? tan। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 45 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या आएगा? 45। तो यहां पर आ जाएगा tan 45। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 20। बेस कितना हो गया? y। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन y। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 20। समझ में आया क्या सभी को? अब एक शॉर्टकट समझो, सुनो इधर ध्यान देना। अभी हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ना, इसमें एंगल सी कितना बन रहा है? 90। ये वाला एंगल कितना बन रहा है? तो बचा वाला एंगल कितना होगा? तो कितना होता है वो? अरे ये 90, ये 45, तो बचा वाला भी कितना होगा? 45 ही होगा ना। समझ रहे हो ना? तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसके दो एंगल क्या हो गए? इक्वल। तो इसके दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये 20 है, तो ये भी कितना बनेगा? 20। तो हमेशा जब भी आपको ना 45 डिग्री वाला एंगल दिया होगा, तो ये दोनों साइड्स हमेशा, बेस और परपेंडिकुलर, हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। समझ गए ना? तो कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, लेकिन गलती नहीं होगी, आपको पता रहेगा आंसर सेम आने वाला है। ओके, सो यहाँ पर y की वैल्यू आपको मिल गई 20। अब नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल। नाम क्या बताओ जल्दी से? ट्रायंगल ACD या ADC, जो भी बोलो। इन ट्रायंगल ADC कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे? tan, क्योंकि यहां पर आपको बेस पता चल चुका है और परपेंडिकुलर की क्वांटिटी निकालनी है। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है बताओ? 20 प्लस एक्स। ये पूरा परपेंडिकुलर होगा ना, क्लियर? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पर 20 प्लस एक्स। तो सबसे पहले यहां पर लिख दो tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन बी, और थीटा की जगह पे कितना आएगा? 60। परपेंडिकुलर की जगह पे देख के बताओ जल्दी। परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर 20 प्लस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा 20 प्लस एक्स। और बेस की जगह पे, बेस की जगह पे y लिखो या 20 लिखो, दोनों चलेगा। अभी मैं y लिख देता हूं। tan 60 की वैल्यू आरुष बता। √3। यस, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 20। क्लियर यहां तक सबको? फिर उसके बाद इस 20 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा? ये 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। क्लियर सबको यहां तक? अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आरुष बता। वैभव बता। हाँ हाँ, क्या बोल रहे वैभव? हाँ, रोहन बता। हाँ, शौर्य बता। अभिनव बता। भाई ये तुम लोग इसको, ये प्लस है ना, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तुम कैसे काट सकते हो उसको? ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा? 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना होगा? एक्स। ये कॉमन गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अगर ये 20 से मल्टीप्लीकेशन में होता तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आता और वो टर्म्स कैंसल आउट होता। समझ में आया ये? ठीक है, क्या हो गया? कुछ डाउट? फिर इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? 20। तो क्या बच जाएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है,
और आपको यही निकालना था ना, एक्स हाइट ऑफ द टावर। ओके, हाँ, ये दोनों में से मैंने 20 कॉमन निकाल दिया। मतलब निकालना चाहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, देखो इसमें ना एक और बेनिफिट होता है कॉमन निकालने से, बता रहा हूं मैं। कई बार √3 की वैल्यू दी हुई होती है, तो √3 की वैल्यू यहां पुट कर दो, 1.7 होता है ना, तो 1.7 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, 0.7। मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ओके, तो क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम करते हैं, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मुझे ना कुछ स्मेल आ रहा है, पता नहीं क्या है, बंद कर देता हूँ जल्दी। हाँ, अभी हार्ड है।